आशा करता हूँ सारे अच्छे होंगे। लास्ट टाइम हम लोग ई वे बिल कर रहे थे, जो बाकी का हमारा। गुड इवनिंग एवरीवन। आशा करता हूँ सारे अच्छे होंगे। लास्ट टाइम हम लोग ई वे बिल कर रहे थे, जो बाकी का हमारा जो उसके ऊपर रह गया था वो मैं बता देता हूँ। पहले ई वे बिल को हम लॉग इन कर लेंगे। ई वे बिल लॉग इन करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको जो भी अपना यूजर है, लास्ट टाइम हम लोग ई वे बिल कर रहे थे, जो बाकी का हमारा जो उसके ऊपर रह गया था वो मैं बता देता हूँ। पहले ई वे बिल को हम लॉग इन कर लेंगे। ई वे बिल लॉग इन करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको जो भी अपना यूजर आईडी बना रखा है वो आप उसके अंदर लिखेंगे। जो आपका पासवर्ड है वो आप उसमें लिखेंगे। फिर आप कैप्चा जो है वो लिख देंगे। ओके, इन्होंने ओटीपी भेजते हैं। उसके बाद जैसे हम लोग लॉग इन कर लेते हैं, ओटीपी हम लोग लिख देंगे। जैसे आप इसके ऊपर टाइप करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करते वक्त मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई थी उसमें। इसके अंदर जैसे कि ई वे बिल का था, ये जनरेट न्यू वाला मैंने आपको बता दिया था कि इसके अंदर जनरेट न्यू करते हैं। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा इसको। इसके बाद इसमें और भी कॉलम होते हैं, तो मैं एग्जिट कर देता हूँ यहाँ से। इसके बाद ये होता है एक्सटेंड वैलिडिटी। देखिए वैसे तो अपडेट पार्ट बी व्हीकल जो होता है वो इसके अंदर आ जाएगा, फिर है अपडेट व्हीकल बल्क जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। पार्ट बी का अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ ये बोलेगा कि ई वे बिल जो नंबर है आपका, जो जनरेटेड ई वे बिल नंबर है वो आपने यहाँ पे पहले लिखना है। उसके बाद ही आप उसको सर्च कर पाएंगे। अगर आपने ई वे बिल जनरेट नहीं कर रखा है तो आपका वो सर्च नहीं हो पाएगा, और तब आप अपना जो पार्ट बी है वो भी अपडेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इसके बाद इसमें जो है फिर है चेंज टू मल्टी व्हीकल। अगर आपने मल्टी व्हीकल करा है या फिर एक जो भी आपकी ट्रांसपोर्ट है उसके साथ दूसरी ट्रांसपोर्ट भी आपने हायर कर रखी है आगे जाने के लिए, तो वो चेंज टू मल्टी व्हीकल में यहाँ पे ही आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है। ई वे बिल आप पहले जो जनरेट कर रखा है वो आप बनाएंगे। ठीक है, वो वाला उसके अंदर फिर जो आपका रेफरेंस नंबर है उससे यहाँ पे सर्च करेंगे। उसी के अंदर आप जो व्हीकल है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद है एक्सटेंड वैलिडिटी। देखिए एक्सटेंड वैलिडिटी में क्या होता है कि आप कोई भी आपकी जो जो भी आपका एवेबल बना हुआ है, जो भी आपका माल जा रहा है, गुड्स जा रहा है, जो अगर वो किसी वजह से रास्ते में फंस जाता है या फिर कोई जैसे कोई उसके अंदर जैसे कोई व्हीकल खराब हो गया या फिर कोई चेकिंग होगी उसके अंदर या कुछ भी होगा, किसी वजह से फंस जाता है अगर वो, और उसकी जो वैलिडिटी है वो एक्सपायर हो जाती है, तब आप उसकी वैलिडिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको नया ई वे बिल बनाना होगा। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि अगर जैसे 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर हम लोग एक एवरेज गाड़ी की लेके चले, 15 की भी अगर हम लेके चले, 15 की या 20 की अगर हम एक गाड़ी की एवरेज लेके चले, तो वो मैक्सिमम 5 घंटे या 10 घंटे में मैक्सिमम जो है वो कवर अप हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी जो गाड़ी है वो 3 दिन तक या 2 दिन तक जो है आपका जो भी है रोड के ऊपर ही है, वो अगर कहीं आगे नहीं जा पा रही है या फिर वो अपना माल नहीं डिलीवर कर पा रही है, तो उस केस में आपको जो है ये ई वे बिल की जो वैलिडिटी है उसको आपको एक्सटेंड करना होगा। उसको एक्सटेंड करने के बाद फिर वो जो गाड़ी है वो उसी ई वे बिल के अगेंस्ट आगे जा सकती है। वो कॉपी आप उसको भेज देंगे, तब आप उसमें कोई भी चेकिंग नहीं होगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन ये है कि आपका ई वे बिल जो है वो जनरेट होना चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं अपडेट ई वे बिल ट्रांसपोर्टर। अगर आपने कोई ट्रांसपोर्टर चेंज करना है, सेम इसमें भी वही चीज है। ट्रांसपोर्टर के लिए भी पहले आपने ई वे बिल जो जनरेट कर रखा है वो इसी के ऊपर जाना पड़ेगा, उसको सर्च करके वहां पे ट्रांसपोर्टर नेम चूज कर देंगे। फिर है अगर कैंसिल, अगर आपने कोई ई वे बिल कैंसिल करना है तो यहाँ पे वो ई वे बिल सर्च करिए और उसके ऊपर कैंसिल की ऑप्शन आएगी, वो स्टॉक कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, ये जो बेसिक जो जितनी भी चीजें हैं ये बेसिकली जब ई वे बिल बन जाता है तब उसके बाद यूज होती हैं। अगर आपने कोई भी ई वे बिल नहीं बनाया है तो उससे पहले आप ये वाली चीजें नहीं यूज कर सकते। ठीक है। फिर है प्रिंट ई वे बिल। अगर आपने प्रिंट निकालना है तो ई वे बिल का प्रिंट निकाल लीजिए। और एक है ई वे बिल फॉर गोल्ड। अगर कोई गोल्ड से रिलेटेड वाली जो ट्रांसपोर्ट्स हैं या जो भी आपकी कंपनीज है, तो उसके लिए जो ई वे बिल होता है वो इसके अंदर बनता है। ठीक है, ये देखिए ये इसके अंदर आपका बनेगा। तो इसके अंदर कुछ चीजें जो है वो बेसिकली थोड़ी सी बतानी पड़ती है डिटेल के अंदर कि कितना उसके अंदर जो अमाउंट है वो जा रहा है। लेकिन सारा प्रोसीजर आपका ई वे बिल के अकॉर्डिंग ही है। लेकिन सिर्फ अगर गोल्ड से रिलेटेड है तो उसके लिए अलग से आपको ई वे बिल फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया ई वे बिल गोल्ड। फिर है कंसोलिडेटेड ई वे बिल। अगर आपने कोई भी ई वे बिल जो है वो कंसोलिडेटेड बना रखा है, यानी कि अगर किसी पार्टी के साथ मिलकर बना रखा है या फिर अगर उसमें जो भी गाड़ी है आपकी उसके अंदर दो बिल्स
जो है दो पार्टियों के जो माल है वो उसके अंदर इंक्लूड हो रखे हैं, तो वो वाला जो होता है वो कंसोलिडेटेड ई वे बिल यहाँ पे जनरेट होता है। सपोज आपने एक पार्टी का माल बनाया और दूसरी पार्टी का माल भी बनाया और दोनों का लगभग सेम ही एड्रेस है, आसपास ही है जैसे वो, तब आप कंसोलिडेटेड ई वे बिल भी बना सकते हैं। ठीक है, कंसोलिडेटेड ई वे बिल में जो आपकी कंडीशन होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ अगर आप जनरेट करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपका ट्रांसपोर्ट है, जैसे कि इसके अंदर आपकी जो स्टेट है वो आपने बता देनी है, व्हीकल का जो नंबर है वो बता देना है, व्हीकल नंबर बता देना है, उन दोनों को आप यहाँ पे कंबाइन कर देंगे। ठीक है, कंबाइन करके आप उसको सबमिट कर देंगे, तो आपका वो जो दो ई वे बिल है या फिर दो ट्रांसपोर्ट के जो नेम है वो इसके अंदर कंबाइंड हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं जनरेट बल्क। अगर बल्क पे करना है तो बल्क में हो सकता है, और ये रीजनरेट है, अगर रीजनरेट करना है तो रीजनरेट कर सकते हैं। फिर है रिजेक्ट, ये वाला जो ऑप्शन है रिजेक्ट, अगर आपने कोई भी बिल रिजेक्ट करना है या फिर रिजेक्ट आपने कर दिया है बेसिकली, अगर आपने उसकी स्टेटमेंट देखनी है या रिपोर्ट देखनी है। देखिए इसमें रिजेक्ट पे जो कंडीशन होती है वो दोनों तरफ से हो सकते हैं कि आप बेसिकली अगर आपने रिजेक्ट करा है तो वो वाली भी दिख जाएगी इसके अंदर, लेकिन किसी और पार्टी ने आपका ई वे बिल जो रिजेक्ट करा है तो वो वाली भी आपको उसके अंदर दिख जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेट से सर्च करेंगे तो अगर किसी पार्टी ने आपका बिल, आपका ई वे बिल रिजेक्ट कर रखा है तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर है रिपोर्ट्स, बेसिकली ये वाला ज्यादा यूज होता है। इसमें ई वे बिल रिपोर्ट, अगर आपने कोई भी रिपोर्ट्स निकालनी है ई वे बिल की, इसके अंदर कौन सी आउटवर्ड सप्लाईज है, कौन सी इनवर्ड सप्लाईज है, और कौन सी कैंसल्ड ई वे बिल है या फिर कौन सी रिजेक्टेड ई वे बिल है, तो ये सारी रिपोर्ट जो है वो इसके अंदर से निकल जाती है। इसमें बेसिकली आपका ये कंडीशन है कि आपका ई वे बिल हमेशा जरूर जनरेट होना चाहिए। अगर ई वे बिल आपका जनरेटेड नहीं है तो इसमें आप रिपोर्ट्स में आपको कोई भी जो है कॉलम वो सक्सेसफुल नहीं नजर आएगा या फिर आपको हेल्पफुल नहीं नजर आएगा उसके अंदर। ठीक है, फिर है अदर ई वे बिल रिपोर्ट्स। अदर ई वे बिल रिपोर्ट्स में जो बाकी लोगों ने आपके अगेंस्ट जनरेट करे हैं वो वाले बिल जो है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। फिर है मास्टर रिपोर्ट। मास्टर रिपोर्ट्स में जो है अगर हम माई मास्टर पे क्लिक कर लें तो यहाँ पे क्लाइंट, सप्लायर, ट्रांसपोर्टर और प्रोडक्ट्स, यहाँ पे चारों चीजें आ रही हैं। तो आपको जिससे भी रिलेटेड आपको रिपोर्ट चाहिए तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके उसकी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। सपोज आपने देखना है कि क्लाइंट्स वाली जो रिपोर्ट्स है तो क्लाइंट पे क्लिक करेंगे तो क्लाइंट्स के नाम के अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स आ जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं सप्लायर के अगेंस्ट है तो सप्लायर के अगेंस्ट आ जाएंगी। अगर आप देखना चाहते हैं किस ट्रांसपोर्ट के अगेंस्ट हमारे कितने माल गए हैं तो वो इसके अंदर आ जाएंगी। और प्रोडक्ट अगर आपने देखना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट कब कब गए हैं, किस ट्रांसपोर्ट से गए हैं, तो वो सारी चीजें जो आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी। ठीक है, ये मास्टर रिपोर्ट जो है वो इसकी होती है। माई मास्टर में देखिए ये सारी वही चीजें होगी जो मैंने अभी बताई है। फिर यूजर मैनेजमेंट। यूजर मैनेजमेंट में क्या है कि अगर आप एक यूजर हैं और आप जैसे कि आप ऑनर हैं इसके अंदर, तो ऑनर का क्या होता है कि हमेशा जब भी उसको लॉगिन करना है तो हमेशा ओटीपी डालना पड़ता है उसको, ऑनर को। और अगर ऑनर अगर बिजी है, अगर उसने कोई ई बिल बनाना है तो वो अपने किसी ऑफिस में किसी भी अपने एम्प्लॉय को या किसी भी जो असिस्टेंट है या जो भी है उसको वो एक जनरेट करके दे सकता है यूजर आईडी। यानी कि वो यूजर आईडी से जो भी काम करेगा इस ई बिल पोर्टल के ऊपर तो वो इसी ई बिल पोर्टल के अगेंस्ट अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। सपोज अगर एक जो बॉस है वो हमारा जो है वो बाहर है और उसने ई बिल बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पे जब ऑफिस में कोई भी अगर आपका एम्प्लॉय बैठा हुआ है या फिर कोई भी असिस्टेंट बैठा हुआ है तो वो उसको जो है बेसिकली वैसे क्या करेगा, वो लॉगिन आईडी दे देगा और पासवर्ड दे देगा। ठीक है, तो जब वो लॉगिन आईडी पासवर्ड से बिल को जनरेट करेगा तो ओटीपी आएगा, लेकिन ओटीपी जो जो जाएगा वो कहाँ जाएगा, वो बॉस के पास जाएगा। लेकिन ये चीजें हटाने के लिए, ये चीज बचाने के लिए बॉस क्या करता है, यहाँ पे एक सब यूजर बना देता है। ठीक है ना, सब यूजर में क्या होगा कि जब भी सब यूजर उसको इस ईबे बिल को पोर्टल को लॉगिन करेगा तो ईबे बिल का लॉगिन आईडी पासवर्ड वो खुद जनरेट करेगा और मोबाइल नंबर भी जो है वो अपना डाल देगा उसके अंदर। तो जब भी ईबे बिल का जो आपके पास लॉगिन आएगा तो वो उसके अंदर आएगा। ठीक है, उसका जो भी ओटीपी आएगा वो उसके अंदर आएगा और वो सारा उसके अंदर सारी चीजों को देख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी ऑप्शन है। इसमें सब यूजर बनाना, सब यूजर बना लीजिए। अपडेट करना है अगर सब यूजर्स को तो अपडेट भी हो जाएगा। अगर आपने किसी को फ्रीज करना है या फिर रोकना है, उसको होल्ड करके रखना है तो फ्रीज में हो जाएगा। चेंज पासवर्ड करना है तो पासवर्ड कर सकते हैं। और सब यूजर डिटेल्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, फिर है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन क्या है कि अगर आपको मोबाइल पे भी एसएमएस चाहिए, जीएसपी में चाहिए या एपीआई वाली जो आपको जो है
रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो ये सारी रजिस्ट्रेशन इसके अंदर से हो जाती है। इस रजिस्ट्रेशन में बेसिकली क्या होता है कि आपको एक तरह से सारी रिपोर्ट जो है आपको मेल पे या फिर एसएमएस पे या फिर मोबाइल पे आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी कि हाँ किसने ई वे बिल जनरेट करा है, किसने नहीं जनरेट करा है। बस ये जो चीजें होती हैं ज्यादातर जो है जो बड़े यूजर्स होते हैं या फिर बड़े जो आपके जो जैसे बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए चीजें जो है मॉनिटर करने के लिए ये चीजों को अप्लाई होता है उसके अंदर। ठीक है, फिर है अपडेट। अगर आपने कोई अपडेट करना है तो वो अपडेट यहाँ पे हो जाएगा। जीएसटी नंबर फ्रॉम सीपी अगर एज ट्रांसपोर्टर टैक्स पेयर है अगर, तो वो यहाँ पे अपडेट्स हो जाएंगे। ग्रेवेंसेस में अगर कोई भी आपको डिफॉल्ट हो रहा है या फिर कोई भी आपका जो भी आपका ईवे बिल जो है अगर अटक गया है तो वो सारी चीजें जो यहाँ पे बता सकते हैं। और ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसमें क्या होता है कि जब भी आप ईवे बिल के पोर्टल को लॉग इन करेंगे तो वो लॉगिन में हमेशा पहले लॉगिन आईडी पासवर्ड और ओटीपी तो मांगता ही है, उसके बाद एक और आपके लिए वेरिफिकेशन के लिए कुछ और भी चीज मांग सकता है। या फिर जैसे कोई एसएमएस पे जो अगर आपके पास आया है वो तो है ही है, लेकिन अगर कोई ईमेल पे अगर वो चाहते हैं या फिर कोई ऑथेंटिकेशन वाली ऐप जो है वो अगर चाहते हैं तो वो वाली 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, इसमें जो नॉर्मल यूजर्स जो जैसे हैं वो बेसिकली ये वाला ईवे बिल पोर्टल जो है इसी को यूज करते हैं। और इसमें अगर रिपोर्ट्स वगैरह उन्होंने जनरेट करनी है तो रिपोर्ट्स वगैरह यहाँ से जनरेट हो जाती है। ये हमारा जो था ये हमारा था ईवे बिल पोर्टल। ठीक है, इस ईवे बिल पोर्टल में अगर किसी भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, वरना हम लोग 9 जो है जीसीआर 9 पे हम मूव करने वाले हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन है इसमें तो वो पूछ सकता है ईवे बिल पोर्टल से रिलेटेड। किसी को लास्ट क्लास में अगर कोई बात नहीं समझ में आई हो या अभी जो मैंने बताया उसमें नहीं समझ में आया होगा, सर सवाल कैसे होता है एक बार बता दीजिए। देखिए इसमें तो आपको जेसन फाइल अपलोड करनी पड़ेगी ना। ये देखिए ना, ये जेसन फाइल बनती है इसके अंदर। जैसे कि हम लोग जैसे आपने देखा होगा जीएसटीआर 1 के अंदर क्या होता है कि जब हम लोग सारी जीएसटीआर 1 की यूटिलिटी को हम लोग यूज करते हैं तो यूटिलिटी से हम लोग एक जेसन फाइल बना लेते हैं। जेसन फाइल जब बनती है तो हम लोग डायरेक्ट जीएसटीआर 1 के पोर्टल पे जाके उसको अपलोड कर देते हैं। तो हमारा जो यूटिलिटी की जो जेसन बन के आती है वो अपलोड जब होती है तो उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट वही फिगर्स आ जाती है। तो यहाँ पे भी सेम वही होगा। आपको पहले या तो जीएसटी पोर्टल से आप जेसन फाइल जनरेट कर सकते हैं बल्क वाली यूटिलिटी यूज करके, या फिर आपके पास कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो अगर उसमें आपने एक दिन में 10 ईवे बिल जनरेट करने हैं और 10 ईवे बिल बना रखे हैं तो बल्क में एक ही जेसन फाइल जो है वो जनरेट कर सकते हैं और वो यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे तो आपका ईवे बिल जो है उसके अंदर जनरेट हो जाएंगे सारे। सर इसके लिए पार्टी सेम में चाहिए या अलग अलग? नहीं नहीं, अलग अलग भी चल सकती है उसमें, उसमें अलग अलग भी चल सकती है उसमें। ठीक है, ये लेकिन थोड़ा सा रिस्की होता है। मतलब इसमें अगर आप इसकी जगह मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ही आप ईवे बिल पोर्टल को लिंक कर देते हैं तो जैसे जैसे बिल बनते जाएंगे उससे क्या होगा कि आपका ईवे बिल भी ऑटोमेटिकली अपडेट होता चला जाएगा, ईवे बिल भी जनरेट होता चला जाएगा। ठीक है, और एक चीज है सर देखिए इसके साथ आपका बिल टू सीट को चेंज रहेगा तो उधर भी जितना फाइल की अपडेट हो जाएगा। हाँ जी हाँ वो भी, ओके जी वो भी अपडेट हो जाएगा। और किसी गुड इवनिंग सर। हाँ जी गुड इवनिंग सर आपने अभी क्या बताया मेरे को कुछ पता नहीं चला, मैं अभी लेट ज्वाइन हुआ था। ओके, मैंने ईवे बिल पोर्टल के अगेंस्ट जो भी चीजें थी वो मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, तो क्या आपने वो लास्ट क्लास अटेंड करी थी? यस सर। तो उसी के अगेंस्ट जो है मैंने बताया था कि जब आप ईवे बिल जनरेट कर लेते हैं तो उसके अंदर क्या है कि अगर आपको कोई रिपोर्ट निकालनी है या कुछ भी अगर ईवे बिल को कैंसिल करना है या वैलिडिटी उसकी एक्सटेंड करनी है ईवे बिल की, तो वो सारी चीजें जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों को करने के लिए आपके पास ईवे बिल जो आपने जनरेट कर रखा है वो वाला नंबर जो होना जरूरी है, वो रेफरेंस नंबर आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, अगर आपने वो जनरेट नहीं करा या रेफरेंस नंबर नहीं है तो आप इन चीजों को यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपने वैलिडिटी बढ़ानी है तब भी आपको ईवे बिल का रेफरेंस नंबर चाहिए होगा, आपने उसको कैंसिल करना है तब भी ईवे बिल का रेफरेंस चाहिए होगा, ट्रांसपोर्टर अपडेट करना है तब भी उसमें आपको ईवे बिल का रेफरेंस नंबर चाहिए होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये तो उसके अंदर तो ईवे बिल का रेफरेंस नंबर लगेगा ही लगेगा। लेकिन जो नॉर्मल यूजर्स जिनको और जरूरत पड़ती है ईवे बिल पोर्टल से रिलेटेड, वो क्या करते हैं, वो रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे रिपोर्ट्स निकल जाएंगे कि कितने ईवे बिल आपने जनरेट करे हैं, कितने आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जनरेट हो गए हैं, कितने आपके बाहर आपके पोर्टल पे जनरेट हो गए हैं। तो वो दोनों को वो मैच कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो दोनों मैच नहीं हो पा रहे हैं तो अगर आपका कोई भी डिस्प्यूट आ रहा है तो वो आप डिस्प्यूट को ठीक कर सकते हैं या फिर कैंसिल कर सकते हैं या फिर इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। सर ये रिपोर्ट्स तो मंथली आएंगी ना? नहीं नहीं, ये डे वाइज भी आ सकती है।
अच्छा, डे वाइज भी आ सकते हैं। हाँ, ये डे वाइज भी आ सकती है। इसमें अगर आप ई वे बिल रिपोर्ट में अगर आप देखिए आउटपुट सप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये डे वाइज भी आ सकती है। यहाँ पे अगर आप कोई भी डेट सिलेक्ट करते हैं, सपोज 1 तारीख से लेके यहाँ पे अगर आप 8 तारीख तक के सारे चेक करते हैं तो वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। फिर अगर कोई जनरेट कर रखा होगा तो 5 डेज तो वैसे कह ही रहेगी, 5 डेज की तो जनरेट हो ही जाएगी इसके अंदर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और किसी क्वेश्चन ई वे बिल से रिलेटेड? फिर हम नहीं तो जीएसटीआर 9 में हम लोग मूव करते हैं। सर ईवे बिल उसके लिए भी कंपलसरी है अगर वो 50 किलोमीटर के अंडर अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है? हाँ जी, हाँ, अगर 50 किलोमीटर से अंडर जो है अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है और उसकी जो बिल की वैल्यू है वो 50,000 से ऊपर है, तब भी उस केस में भी ई वे बिल उसको जनरेट करना पड़ेगा। और 50,000 से नीचे है तो भी बिल में अगर तब उसको जनरेट नहीं करें। ईवी बिल में अगर नॉन कॉम्प्लायंस होता है तो उसमें क्या पेनल्टी है या मतलब क्या है, आगे क्या हो सकता है? देखिए, अगर ई वे बिल में अगर आप जो भी है अगर आप पकड़े जाते हैं या फिर कुछ भी अगर आपका कोई जो बिल है उसमें अगर आपको दिखता है कि आपने ई वे बिल नहीं बनाया था, तो उस केस में क्या हो सकता है कि सबसे पहले आपका ई वे बिल जब पोर्टल है वो बंद होगा। ठीक है ना, तो उसके बाद आप कोई भी आगे ई वे बिल तो जनरेट कर ही नहीं पाएंगे। कोई भी अगर आप माल सेल करने जा रहे हैं तो ई वे बिल तो जनरेट कर ही नहीं पाएंगे। और जीएसटी के ऊपर आपकी जो है वो इंक्वायरी बैठ जाएगी। तो वो इंक्वायरी में क्या है, आपको पूरी डिटेल देनी होगी कि आपने ई वे बिल जनरेट क्यों नहीं किया था। ठीक है ना, और अगर किया था तो कहाँ है वो ई वे बिल। कोई भी जो ऐसे डिस्प्यूट है इसके अंदर, तो वो जो इंक्वायरी है वो इंक्वायरी का जो है आपको उसमें जवाब देना होगा। वो आपको शायद हियरिंग में भी जाना पड़े उसकी, अगर वो जब वो आपको जीएसटी डिपार्टमेंट में बुलाएंगे। तो इसलिए अगर इस चीज से बचना है तो ई वे बिल आप जनरेट कर दीजिए, वो ज्यादा बेटर। मैं इसी बात में एक और चीज बताना चाहता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग एक ई वे बिल जनरेट कर देते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग उसकी कॉपी नहीं निकाल पाते या फिर हम लोग उसको एग्जैक्टली पता नहीं लग पाता कि वो ई वे बिल कहाँ गया कहाँ नहीं गया। जो न्यू यूजर्स होते हैं जैसे, ठीक है, तो एक ही दिन में अगर आपने एक ही बिल बनाया 1 लाख रुपए का, ठीक है, तो 1 लाख रुपए का आपने पहले ई वे बिल जनरेट कर दिया 1 लाख रुपए का, ठीक है, लेकिन आपको बाद में पता चला कि नहीं एक बिल और बनना है 50,000 का, तो टोटल जो बिल हो गए वो तो 1.5 लाख के हो गए ना। तो जब न्यू यूजर्स होते हैं ज्यादातर क्या गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं कि वो 1.5 लाख रुपए का एक ई वे बिल और जनरेट कर देते हैं। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, सपोज 1 लाख रुपए का आपने इनवॉइस बनाया, तो आपने ई वे बिल इसका बना दिया, ठीक है, फिर आपको ये बात पता नहीं एक इनवॉइस और इसके अंदर हम लोग बनाना है, एक इनवॉइस और ऐड करना है सेम डे में ही। जैसे कि अगर आज जैसे हम मान के चले 9 अक्टूबर है, तो सेम डे में ही एक इनवॉइस सेम पार्टी भी जो है वो सेम ही है, एबीसी में लिख देता हूं। आपको ये बात पता चली कि हाँ ये हमने ई वे बिल एक तो हमने 1 लाख रुपए का जो है वो तो हमने क्रिएट कर दिया है, तो लेकिन आपको ये बात पता चली कि 50,000 का एक बिल और हमने जनरेट करना है इसी सेम डेट में सेम पार्टी का। तो सेम पार्टी का जब हम वो जनरेट करने लगते हैं तो हम लोग कभी कभी ये गलती कर देते हैं कि ई वे बिल जनरेट तो हो जाता है, लेकिन ये जो जनरेट हो जाता है वो 1,50,000 का हो जाता है। ठीक है, 1 लाख का यहाँ तो हो ही गया था, 1 लाख का यहाँ पे तो हो ही गया था, लेकिन यहाँ पे जो होता है वो 1,50,000 का जनरेट हो जाता है, क्योंकि उसको ये बात नहीं पता लग पाती है। जो आपका अकाउंटिंग वाला जो सिस्टम होता है या जहां से भी आप बिल बनाते हैं वहां से उसको ये चीज नहीं पता लग पाती है। जो एडवांस यूजर्स हैं उनको तो फिर भी थोड़ा बहुत ट्रैक हो जाएगा उसमें, लेकिन जो स्मॉल यूजर्स हैं उनको ये बात नहीं पता चल पाती है कि एक ई वे बिल ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। ठीक है ना, क्योंकि उनको उसको पोर्टल पे जाना पड़ेगा, वो अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है कि टोटल आपका जो आपकी सेल की वैल्यू है वो है 1.5 लाख रुपए। ठीक है ना, 1 लाख प्लस 50,000 1.5 लाख रुपए, लेकिन आपने ई वे बिल जो जनरेट कर दिया वो कर दिया 2.5 लाख रुपए का। 1 लाख ये है और 50,000 1.5 लाख का ये। ठीक है, तो इस केस में भी आपके ऊपर इंक्वायरी आ सकती है। आपका माल डिलीवर हो गया, आपके पास पेमेंट भी आ गई पार्टी से, ठीक है, लेकिन ई वे बिल पोर्टल और ई वे जो आपका जीएसटी पोर्टल है अगर वो आपस में मैच नहीं हुआ तो आपके ऊपर उसके ऊपर भी नोटिस आ सकता है। ठीक है, जब आप रिटर्न फाइल करोगे वो तो आप 1.5 लाख की रिटर्न फाइल करोगे ना, लेकिन ई वे बिल पे आपके पास 2.5 लाख का ई वे बिल जनरेट हो चुका है। ई वे बिल पे जो अगर कोई चीज जनरेट होती है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कोई आपके जीएसटी पोर्टल पे आपको कोई फर्क नहीं डालते हैं उससे, लेकिन डिपार्टमेंट में ये चीज की भी एक्टिविटी है कि अगर
ईवे बिल पोर्टल और आपका जीएसटी पोर्टल, अगर ये दोनों मैच नहीं हुआ तो इट मींस आपके ऊपर पेनल्टी या फिर आपके ऊपर जो भी है नोटिस आ सकता है, जिसका आपको जवाब देना होगा और मे भी शायद आपको डिपार्टमेंट में जाके इसको क्लैरिफिकेशन भी देनी पड़े। ठीक है, तो ये जो आपकी मैचिंग चीज है, जो ये आपको हमेशा जरूर कर लेनी है। जो बिल्स आपके 50,000 से नीचे हैं, चलो वो उसका तो मानते हैं कि हम लोग अपने ईवे बिल नहीं बनाया होगा, ठीक है, लेकिन जो 50,000 से ऊपर है उनकी टोटल वैल्यू मंथ एंड में और ईवे बिल की टोटल वैल्यू मंथ एंड में सेम होनी चाहिए। अगर वो सेम नहीं हुई तो आपके ऊपर नोटिस आ सकता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? और सोचिए मेरा 1 लाख के ऊपर बिल हो गया, ठीक है, स्टेट के अंदर 1 लाख के ऊपर बिल हो गया, बट जी मैं आपका कोई बिल रिसीव नहीं किया, इसमें प्रॉब्लम कुछ हो जाएगा? नहीं, आगे आपने क्या बोला वो नहीं क्लियर हुआ। 1 लाख का आपने बिल जनरेट कर दिया, उसके बाद 1 लाख का स्टेट के अंदर ही मैंने बिल इशू कर दिया, ठीक है। ये पार्टी को सेल करता वो मेरा पास का ही उसका काउंटर है, इसको मैंने 1 लाख का बिल इशू किया, ठीक है। जी इसी हिसाब से मुझे तो मेरा माल तो कोई पुलिस तो गया गाड़ी से जाके तो नहीं जाएगा माल, ठीक है। इसलिए ठीक मैं है, ओरिजिन पे बिल इशू नहीं किया, ठीक है। इसलिए ठीक है। आपका कुछ प्रॉब्लम आएगा? हाँ देखिए, उसमें अगर कल को कोई भी इंक्वायरी बैठ गई तो वो ये बात बोल सकते हैं कि आपने 1 लाख का बिल बनाया था तो ईवे बिल क्यों नहीं बनाया। देखिए, जो बेसिकली क्या होता है, कभी कभी जो इंडस्ट्री एरियाज होते हैं, इंडस्ट्री एरियाज में जो भी फर्म्स होती हैं या फिर जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे वो पास पास ही होती हैं, लेकिन वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे इंडस्ट्री एरिया के अंदर काफी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं। तो उस केस में भी मैं आपको बता रहा हूं कि वो ऐसा नहीं हो सकता कि अच्छा ये तो सिर्फ 5 मिनट का ही रास्ता है तो हम ईवे बिल क्या बनाए, वो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपने जो माल अपनी फर्म से बनाया है, जो भी निकाला है, वो भले से 5 मिनट की दूरी पे जाना है, लेकिन अगर उसकी वैल्यू जो है वो 1 लाख से ऊपर की है, तब उस केस में आपको ईवे बिल जनरेट करना जरूरी है। अदरवाइज वो ये बात कहेंगे कि आपने फेक बिल बना दिया है, माल भी नहीं बनाया है आपने, ठीक है, और ईवे बिल तो आपने वैसे ही नहीं बनाया, तो आपने फेक बिल बना दिया और उसने भी एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे नहीं है, लेकिन सर ये 50 किलोमीटर के अंदर है ना, तो उसका तो ये बनेगा नहीं ना। हाँ देखिए, कंडीशन 50 किलोमीटर वाली कंडीशन में मानता हूँ, उसमें ईवे बिल नहीं बनता है, ठीक है, लेकिन अगर 50,000 से ऊपर वैल्यू हो गई है तब आपको बनाना पड़ेगा, चाहे वो पास ही हो, 5 मिनट का ही रास्ता हो जाए। दोनों कंडीशंस आपको पहले चेक कर लेनी है। आपको अगर किसी का ईवे बिल नहीं बनाना है तो आपको दोनों कंडीशन चेक कर लेनी है कि 50,000 से ऊपर का बिल तो नहीं है और 50 किलोमीटर से ऊपर का डिस्टेंस तो नहीं है, ठीक है। दोनों कंडीशन में से अगर कोई भी कंडीशन मैच होती है, हाँ, दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन मैच होगी तो आपको ईवे बिल बनाना पड़ेगा। अब तो 50 किलोमीटर रहेगा तो बिलो 50 का भी रहेगा, तो we have to make the behavior। हाँ, तब भी आपको बनाना पड़ेगा। 50 का से ज्यादा है तो इन एनी केस बनाना ही है। हाँ, फिर तो बनाना ही बनाना है। अगर 50 किलोमीटर से, नहीं होती है ना 50 हाँ, अगर 50 किलोमीटर से ज्यादा है, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने 1 लाख रुपए का बिल बनाया है, ठीक है, मैंने यहाँ पे बताया भी था कि अगर आपने 25,000 रुपए का बिल बनाया है, तो अगर आपके पास दोनों कंडीशंस हैं, ठीक है, दोनों कंडीशन में सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, बिल कितने का है, 50,000 से कम का है, ओके, ये 50,000 से कम का है तो ठीक है, ईवे बिल नहीं बनेगा। लेकिन जब आप पार्टी का एड्रेस चेक करते हो, ठीक है ना, ये पार्टी है, जैसे इस पार्टी का एड्रेस चेक करते हो, ये जो है वो 50 किलोमीटर से ज्यादा की है, ये जो है वो 50 किलोमीटर से ज्यादा की है, तो उस केस में आपको कोई भी ट्रांसपोर्ट तो हायर करना ही पड़ेगा ना। ऐसे तो है नहीं कि वो मतलब उड़ के तो चला नहीं जाएगा, देखो, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट तो आपको हायर करना ही पड़ेगा। ईवी बिल बेसिकली बनता ही इसलिए कि ट्रांसपोर्ट में जब भी वो आपका माल जा रहा है, अगर उसमें चेकिंग हो गई, भले ही वो माल छोटा दिखे चाहे वो बड़ा दिखे, अगर उसमें चेकिंग हो गई तो वो ईवे बिल आपका जो है वो क्लियर करवा देगा आपके ट्रांसपोर्ट को, ठीक है। अदरवाइज आपके जो गुड्स है वो ट्रक वहीं पर रुक जाएगा, वो सारी वेरिफिकेशन करेंगे, सब कुछ करेंगे, और फिर अल्टीमेटली एट द एंड तो जो है वो आपको जवाब देना ही पड़ेगा कि आपने ईवे बिल क्यों नहीं बनाया, ठीक है। तो ये था हमारा ईवे बिल वाला पोर्टल का जो भी हमने अब सीखा है, ये बताया है। तो इसमें दो चीजें जो मैंने आपको मेन बताई हुई है वो ये है कि जो भी ईवे बिल बनाएंगे वो आपके जीएसटी पोर्टल से भी मैच होने चाहिए। अगर जीएसटी पोर्टल से वो मैच नहीं हो रहे तो आपके ऊपर इंक्वायरी आ सकती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं GSTR 9 के ऊपर। पहले हम इसको लॉग इन कर लेते हैं।
खाएंगे नाश्ता, सुबह का नाश्ता। चलो रे, और हम कमी नहीं, हम जो बोलते हैं तो करते हैं। ओके, लॉगिन हो गया है। लॉगिन में GSTN 9 जो है वो आपको कहाँ से मिलेगी? आपने रिटर्न्स में जाना है, सर्विसेज में जाना है, रिटर्न्स में जाना है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है एनुअल रिटर्न। ठीक है, एनुअल रिटर्न जो है जब आप इस पे क्लिक करेंगे, ये रिटर्न जो होती है ये ईयरली रिटर्न भरी जाती है, ये मंथली नहीं भरी जाती है। ये जो रिटर्न है ये ईयरली भरी जाती है, और इसकी डेट जो होती है वो जब भी कोई ईयर एंड हो जाता है, सपोज 31 मार्च को हमारा ईयर एंड होता है, तो इसकी जो नॉर्मली डेट फाइलिंग की जो होती है वो 30 सितंबर नेक्स्ट ईयर की जो होती है उसमें होती है। अगर आपका 31 मार्च 2025 तो अगर आपका जो है उसके अंदर ईयर क्लोज हो गया है, तो इसकी डेट भरने की जो है वो 30 सितंबर तो होती है। अगर एक्सटेंड हो गई है तो वो और अलग बात है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 24-25 की बात करें तो 24-25 का जो ईयर है हमारा वो 31 मार्च 2025 में खत्म हो गया होगा। अगर हम इसको सर्च करें तो देखिए अभी फॉर्म प्रोवाइड नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो इसका तो हमने फॉर्म अभी मिल ही नहीं रहा है। तो जो हमने 30 सितंबर को मैंने भी डेट बोली, तो इसमें तो अभी फॉर्म ही जनरेट नहीं हुआ है, तो हम भरेंगे भी कैसे? क्योंकि हमारी जो कुछ चीजें जो अभी ऑडिट वाले केसेस है उनकी लास्ट डेट जो है 31 अक्टूबर आ गई है, तो इसके बाद ही वो सारी चीजें हो सकती हैं। तो हम लोग इसलिए हम लोग पिछले साल का जो है 23-24 का वो देख लेते हैं। 23-24 को हम लोग क्लिक करेंगे, इसको सर्च करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास दो फॉर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, एक है GSTN 9 और एक है GSTN 9C। ठीक है, GSTN 9 और 9C ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन GSTN 9 में अगर आपने कोई गलती कर दी है बताने में, या अगर आपने कोई भी गलती बता दी है, तो GSTN 9C में तो और डिटेल में उस गलती को बताना पड़ेगा। सिंप्लीफाइड वे में बता रहा हूं मैं। ठीक है, और 9 और 9C की कंडीशन क्या है कि 9 जिनकी टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से ऊपर की है, तो उसमें तो GSTN 9 भरना कंपल्सरी है। ठीक है, और जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर की है तो उसमें 9 तो भरनी ही भरनी है, 9C भी जो है वो भी भरनी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे चेक करें GSTN 9 की डेट जो है ये तो फाइल हो गई है। देखिए 9C की अगर हम चेक करें तो यहाँ पे 31/12/2024 आ रही है। तो ऑलमोस्ट ईयर जो हमारा एंड होने वाला होता है 24 वाला, 23-24 की अगर हम बात करें तो 24 का जब एंड होने वाला था वो, तो उसकी लास्ट डेट 31 तक आई गई है। तो जो भी इसके अंदर एप्लीकेबल होगा उसको तो एटलीस्ट भरनी ही होगी। वो नहीं भरेगा तो मे भी शायद पेनल्टी उसके ऊपर लग जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 9 के लिए हम पहले सीख लेते हैं। 9 के लिए आपको सबसे पहले अपना GST पोर्टल का जितना भी डाटा है उसको अपनी बुक से रिकंसाइल कर लेना है। ठीक है, GST पोर्टल का डाटा कैसे होगा? जैसे अगर आपने अप्रैल मंथ की रिटर्न भरी है तो अप्रैल में आपको कोई डिस्प्यूट आ रहा है, कोई बात नहीं, मई में आ रहा है, कोई बात नहीं, एट द एंड जो है, यानी कि अगर पूरा ईयर हम लोग जब काउंट करें तो आपका वो डिस्प्यूट जो है वो सारा मैच हो जाना चाहिए। अगर वो डिस्प्यूट आपने मैच नहीं करा हुआ है तो 9 भरने में आपको वो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, हम इस पे क्लिक करके मैं आगे बता देता हूँ। ये हमने फाइल कर दी है तो इस पे क्लिक करके मैं आगे बताता हूँ। 9 जो है वो आपको ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, इसके अंदर आपके पास ये सारे कॉलम्स हैं। ये कॉलम्स भरने से पहले ऊपर यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेटेड आ रही है। ठीक है, अगर आपको ये चेक करना है कि पूरे साल में आपने कितनी परचेज करी है, ठीक है ना, या फिर कितनी परचेज आपने ली है, तो यहाँ पे एक ये कॉलम होता है डाउनलोड टेबल 8A डॉक्यूमेंट डिटेल। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके लिए एक फाइल डाउनलोड करके दे देगा। ठीक है, अगर हम इस पे क्लिक करें, ये जिप फाइल है, इस जिप फाइल को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे ये फाइल ओपन हो जाती है एक्सेल के अंदर। ये एक्सेल फाइल का मतलब ये है कि पूरे साल में जब आप इसको ओपन करोगे, ये एक्सेल फाइल का मतलब है कि पूरे साल में आपने जितनी भी परचेज करी है, देखिए यहाँ पे कॉलम्स काफी सारे हैं, वो डिटेल आपको मिल जाएगी। अगर हम यहाँ पे नोट्स है, रीडमी है, B2B पे क्लिक करें तो यहाँ पे सारे वो बिल्स आ जाएंगे पूरे साल के जो आपने परचेज करी है पूरे साल के अंदर 23-24। ठीक है, तो आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग भी आपकी परचेज इतनी ही होनी चाहिए। आपकी बुक्स में अगर परचेज ज्यादा आ रही है तो 9 में आपको वो चीज बतानी पड़ेगी कि आपने वो एक्सेस क्यों दी है।
या फिर आपने उसको रिजेक्ट क्यों नहीं करी है। और अगर यहाँ पे अगर ज्यादा आ रही है और आपकी बुक्स में कम आ रही है तब भी आपको वो डिफरेंस जो है वो बताना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बिल्स जो होते हैं वो हमारे पास गलत आ रखे होते हैं, लेकिन हम लोग उसको रिजेक्ट करना भूल जाते हैं। जैसे कि मैंने IMS पोर्टल वाला आपको बताया था, अगर आप उसमें साथ के साथ रिजेक्ट करते चलेंगे तो आपके 9 भरने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे तो 9 भरने में फिर आपको सारी क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी कि हाँ जो बिल आपके पास एक्सेस आ रहे थे उनका इनपुट क्रेडिट तो आपने नहीं लिया, लेकिन आपने रिजेक्ट भी नहीं किया पोर्टल से। ठीक है, तो ये जो है ये आपको मैच कर लेना है 9 जो है आपका अपने बुक्स के साथ। फिर इसके अंदर है GSTR 1 समरी। ये देखिए ये समरी है, सिर्फ समरी में एक्चुअली बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर मैं इस पे क्लिक करके ही दिखा देता हूँ। समरी में क्या होगा कि हाँ टोटल GSTR 1 की जो समरी आपने भरी है वो कितनी भरी है। अगर यहाँ पे देखें तो वो कह रहे हैं कि वैल्यू आपकी टोटल सेल जो है की है 2 करोड़ रुपए। ठीक है ना, IGST इतना भरा हुआ है, CGST इतना भरा हुआ है। इसके अंदर वो कह रहे हैं कि ये चीजें जो है वो अपने भरी है। तो आपकी बुक्स के अंदर जब आप सेल चेक करोगे तो आपकी बुक्स के अंदर भी जो है वो फिगर यही आनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा आ रही है फिर तो आपने टैक्स कम भर दिया। ठीक है ना, और अगर उससे कम आ रही है फिर आपने रिटर्न गलत भर। ठीक है, तो 9 जो बेसिकली है 9 का मतलब ही यही है कि पूरे साल में जितनी भी रिटर्न आपने भरी है आपने वो रिटर्न अपनी बुक्स के साथ मैच करी भी है या नहीं करी है। अगर आपने कोई गलती करी है और वो फिगर्स आपके साथ मैच नहीं हो रही तो ये चीज आपको वो रेक्टिफाई जो है आप करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 9 पे हम आ जाते हैं। फिर डाउनलोड GSTR 3B समरी। देखिए 3B के अंदर समरी के अंदर क्या होगा कि जैसे कोई भी हमारे रिवर्स चार्ज वगैरह हो गए तो रिवर्स चार्ज भी जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा जो आपने कोई भी पेमेंट करी है जो आपने चलान वगैरह तो वो उसके अंदर आ जाते हैं। इसको भी मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। नया नया कुछ ही होता है ना। ये देखिए टोटल आपने जो टैक्स भरा है, टोटल सेल दिखाई है जो वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। रिवर्स चार्ज अगर आपने दिखाया है तो रिवर्स चार्ज सारा इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए रिवर्स चार्ज अगर हमने इतना दिखाया है तो रिवर्स चार्ज इसके अंदर आ जाएगा। तो ये सारी समरी जो है इसके अंदर आ जाती है 3B के अंदर। तो सेम इसको भी आपने अपनी बुक्स के साथ मैच कर लेना है, क्योंकि GSTR 1 में तो सिर्फ सेल आती है, लेकिन 3B के अंदर आपका रिवर्स चार्ज भी आ जाता है। तो थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो इन दोनों के अंदर सिर्फ यही है। ठीक है, ये जब आप इन चीजों को डाउनलोड कर लेंगे, ये सिस्टम जनरेटेड वाली PDF है, तो इसको तो अगर आपने मैच करना है तो कर लीजिए। अदरवाइज अगर आप कॉलम को भरना स्टार्ट करेंगे तो उसमें जल्दी से वो आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें कि आप कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट कॉलम में आ जाते हैं। फर्स्ट कॉलम है फोर्थ कॉलम। इसमें डिटेल्स ऑफ एडवांसेस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज पेबल। ठीक है, कोई भी आपने आउटवर्ड सप्लाई करी है या फिर इनवर्ड सप्लाई अगर आपने करी ली है या कोई एडवांसेस पे करे हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, कोई भी आपने टैक्स पे करा है अगर, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे काफी सारे कॉलम्स आ रहे हैं। इसको बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। जब आप सेल की अपनी समरी बनाते हैं, सेल की समरी में क्या होता है कि आप नॉर्मली क्या दिखाते हैं, 18% सेल कितनी है, 12% कितनी है, या फिर 28% सेल कितनी है, या फिर नील लिमिटेड वाली जो सेल है वो कितनी है। तो इसमें जो है आपको थोड़ी सी वर्किंग जो है वो एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। वो वर्किंग क्या है कि बेसिकली उसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि आपकी B2B वाली जो सेल है वो कितनी है, B2C वाली जो सेल है वो कितनी है, एग्जेम्प्ट वाली सेल जो है वो कितनी है, एक्सपोर्ट वाली सेल जो है वो कितनी है। तो वो सारी चीजें जो है वो आपको इसके अंदर बतानी होंगी। अगर आप उसको नहीं बता पाएंगे तो आप GSTR 9 भरने लगेंगे तो उसमें आपका जो है भरने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। देखिए सपोज मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आपने टोटल सेल जो करिए B2B के अंदर वो 1 लाख की करिए, B2C की 1 लाख की करिए, एक्सपोर्ट की हम यहाँ पे ले लेते हैं 50,000 की करिए अगर, ठीक है, तो आपकी सेल रिटर्न हुई अगर आपकी 10,000 की हुई है तो आपकी टोटल सेल जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, B2B प्लस B2C प्लस एक्सपोर्ट और जो आपका सेल रिटर्न है माइनस। तो यहाँ पे जो टोटल सेल आपकी होगी वो होगी 2,40,000 रुपए की। ठीक है, लेकिन हम लोग जब कभी भी अपनी बुक्स मेंटेन करते हैं तो नॉर्मली उसके अंदर B2B B2C ऐसे नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, 18% वाली सेल जो है वो इतनी है, 28% वाली जो सेल है वो इतनी है, 12% वाली सेल जो है वो इतनी है। तो हम लोग कुछ ऐसे बाइफिकेट करते हैं उसको। एक्सपोर्ट की तो चलो आप उसमें अलग दिखा दोगे, ठीक है, लेकिन हम लोग चीजों को ऐसे बाइफिकेट करते हैं। तो आपको थोड़ी सी वर्किंग एक्स्ट्रा करनी है उन चीजों को अलग करके
ताकि आप पहले तो ये बता सकें B2B में कितनी है, B2C के अंदर कितनी है, फिर B2B के अंदर अगर 1 लाख रुपए है, B2B में अगर 1 लाख रुपए है, तो फिर इसके अंदर 18% वाली कितनी है, 28% वाली कितनी है और 12% वाली कितनी है। जो भी आपके रेट्स एप्लीकेबल होते हैं आपकी बिजनेस के अंदर, वो सारी जो डिटेल है B2B के अंदर, अगर आपने जिस रेट्स पे बेची है तो वो आपको अलग अलग करके बताने पड़ेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे इसके बाद एग्जांपल यहाँ पे चलता हूं मैं। देखिए, सबसे पहला कॉलम जो है वो है सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन यानी कि जो भी आपने सेल करी है उन पार्टीज को जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है। ठीक है, B2C का मतलब ही यही होता है कि जिन पार्टीज के पास जीएसटी नंबर नहीं होता है, वो कंज्यूमर होंगे या फिर जो भी है बिजनेसमैन होंगे, लेकिन उन्होंने जीएसटी नंबर नहीं ले रखा होगा। तो वो सारी सेल पूरे साल में जो भी आपने B2C में करी है या फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन को करी है या फिर जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है उनको करी है, तो वो टोटल सेल की टैक्सेबल वैल्यू, उसमें अगर आपने जो टैक्स दिया है वो यहाँ पे आपने बताना है। ठीक है, यहाँ पे जब आप बताओगे तो आपको इसके अलग से वर्किंग तो पहले करनी पड़ेगी। यहाँ पे कुछ फिगर्स जो है वो तो ऑटोमेटिकली आ रही होती है, लेकिन अगर आपको उसको चेक करना है तो उसको आपको अपनी बुक्स को पहले रिकंसाइल करना पड़ेगा और उसमें अलग से एक समरी भी बनानी पड़ेगी। ठीक है, फिर है सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन यानी कि B2B, यानी कि वो सारी सप्लाई जो आपने रजिस्टर्ड पर्सन को करी है, यानी कि जिनके पास जीएसटी नंबर है उनको करी है। ठीक है, उनमें जो भी आपने सेल करी है टैक्सेबल वैल्यू आपको यहाँ बतानी है। IGST कितना दिया है, CGST कितना दिया है, GST कितना दिया है, वो सारा यहाँ पे आपको बता देना है। ठीक है, वो ये जो फिगर है ये ऑटो पॉपुलेटेड हुई होती है इसके अंदर, लेकिन अगर ये फिगर आपकी बुक्स के साथ मैच नहीं हो रही है तो इट मींस कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ कर दी। ठीक है, इसमें जो B2B है या B2C है, इसके अंदर जो सेल आ रही है वो दोनों को मिला के आ रही है, वो विद इन द स्टेट भी आ रही है और आउटसाइड द स्टेट भी आ रही है। ठीक है, तो आपने टोटल जो बताना है वो दोनों को मिला के बताना है। ठीक है, फिर थर्ड कॉलम है हमारा जीरो रेटेड सप्लाई, यानी कि एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स और एक्सेप्ट सप्लाईज टू SEZ, यानी कि कोई भी जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब ये होता है कि एक्सपोर्ट। लेकिन अगर आपने कोई एक्सपोर्ट वाली सेल करी है वो आपने यहाँ पे बता देनी है। अगर IGST है उसके ऊपर पे करा है तो आपने वो यहाँ पे बता देना है, सेस पे करा है तो यहाँ पे बता देना है। फिर है सप्लाईज टू SEZ ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, अगर आपने कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड वाले जो प्रोजेक्ट्स है उनमें अगर आपने कोई सप्लाईज करी है सेल करी है तो वो आपने यहाँ पे बता देना है। ठीक है, फिर है डीम्ड एक्सपोर्ट, अगर कोई भी एक्सपोर्ट जो ऐसे हैं जो डीम्ड होते हैं, जब जिसे मतलब जिसके ऊपर एप्लीकेबल कुछ चीजें होती हैं कुछ चीजें नहीं होती हैं, तो वो आपने यहाँ पे बता देनी है। ठीक है, फिर है एडवांसेस ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड बट इनवॉइस हैज नॉट बीन इशूड। इसका मतलब ये है कि आपने कोई भी ऐसा पैसा आपने रिसीव किया हुआ है जिसके ऊपर आपने एडवांस टैक्स GST का, नॉट इनकम टैक्स, GST का आपने पे कर दिया है, लेकिन आपने इनवॉइस नहीं रेज करा है, तो वो अगर आपने कोई ऐसा केस किया है तो वो उसका आपने यहाँ पे बता देना। मैं जैसे कि मैंने आपको एक बारी बताया था कि अगर आप कोई भी पार्टी से एडवांस ले लेते हैं कोई सामान बनाने के लिए, तो उस केस में क्या होता है कि जब पार्टी आपको एडवांस देती है तो वो कहती है कि ओके आप 1 महीने के अंदर अभी सामान बना के दे दीजिए या 2 महीने के अंदर अभी सामान बना के दे दीजिए। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो पूरे साल पार्टी का जो पैसा है वो लेके बैठ जाते हैं, लेकिन उनको सामान नहीं बना के देते हैं, कि सामान उनको डिलीवर नहीं करते हैं या फिर इनवॉइस रेज नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो इनवॉइस रेज नहीं करते हैं जब, तो क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्टर वाले केसेस में क्या होता है कि बिल सेटल नहीं हुआ होता, तो बिल्स का जो सेटलमेंट जो होती है वो लेट हो जाती है सेटलमेंट करने में। जैसे कि जो इंजीनियरिंग वाले जो होते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन वाले जो होते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि वो कुछ पैसा एडवांस का जो है वो भर देते हैं GST के अंदर, ताकि कोई भी चीज जो है उसके अंदर गलत ना हो जाए या फिर क्लियर रहे उसके अंदर कि हाँ हमारे पास पैसा आया तो जरूर था, लेकिन हमने उतने का टैक्स जो बनता है GST बनता है वो हमने दे दिया उसके ऊपर। ठीक है, तो अगर आपने ये माध्यम का वैल्यू भी है वो वाला पैसा रिसीव किया है तो उसका अगर टैक्स भरा है तो वो आपने यहाँ पे बता देना है। ठीक है, फिर है इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड ऑन द रिवर्स चार्ज बेसिस। यहाँ पे अगर आपने कोई भी रिवर्स चार्ज के बेसिस पे आपने कोई टैक्स पे करा है या फिर कोई भी सप्लाईज आपने ली है रिसीव करी है तो वो आपने यहाँ पे बता देना है। ठीक है, यहाँ पे रिवर्स चार्ज का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर जो भी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्ट वाले केसेस हो जाते हैं, लॉयर वाले हो गए या डॉक्टर वाले हो गए, तो उसमें क्या होता है कि उसके अंदर आपको जो भी चीजें सर्विसेज जो मिलती हैं, जो भी चीजें आपको
उसके अंदर बिल्स मिलते हैं, उनके ऊपर वो लोग टैक्स नहीं पे करते हैं। वो लोग आपके अगेंस्ट लायबिलिटी कभी कभी पोर्टल में दिखा देंगे, या फिर जो अनरजिस्टर्ड वाले हैं वो तो दिखाएंगे ही नहीं, तो वो आपके अगेंस्ट लायबिलिटी जो दिखा देते हैं वो लायबिलिटी के अगेंस्ट आपको रिवर्स चार्ज भरना होता है। तो वो अगर रिवर्स चार्ज आपने भरा है तो वो अपने यहाँ पे बता देगा। ठीक है, फिर है सप्लाईज ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एज पर सेक्शन 9(5) इंक्लूडिंग अमेंडमेंट इफ एनी और ई कॉमर्स ऑपरेटर टू रिपोर्ट। अगर कोई भी जैसे ई कॉमर्स वाली सेल है जिसके अंदर आपने टैक्स पे करा है, तो वो वाली जो ई कॉमर्स वाली सेल जो है वो अपने यहाँ पे बता देनी है। ठीक है, फिर ये सब टोटल, ये आपका टोटल हो जाएगा। ये टोटल सेल जो आपकी हुई है पूरे साल के अंदर, ये उसका ब्रेकअप है बेसिकली। तो आपको भी जब अपनी बुक्स फाइनल करनी है तो वो बुक्स आपको रेट वाइज फाइनल नहीं करनी है कि 18% कितना है, 12% कितना है, 28% कितना है। ठीक है, पहले आपको जो है वो आपको इस तरह फाइनल करनी है। ठीक है, उसके बाद जब हम 9C भरते हैं तब आपको उसमें अदर चीजें, जैसे ये वाली चीजें जो है 9C में ये जो चीजें होती है वो आती है इसके अंदर। अगर आपने B2B बता तो दी, लेकिन इसके अंदर 18% वाली कितनी है, 12% वाली कितनी है, तब आपको ये डिफरेंस जो है वो अलग से उसके अंदर बताने पड़ते हैं। तो वर्किंग तो देखिए आपकी होगी ही होगी इसके अंदर। यहाँ पे आप सिंप्लीफाइड वे में बता रहे हैं कि आपने अनरजिस्टर्ड पार्टी को 29,600 रुपए की सेल करी है, तो 29,600 रुपए में आपने इतना टैक्स भरा है। लेकिन ये जो टैक्स भरा है यहाँ पे ये चीज नहीं पूछ रहा है कि 18% कितना है, 12% कितना है या 28% कितना है। ये सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है कि B2C को आपने कितना बेचा है। ठीक है, तो 9 और 9C में सिर्फ यही डिफरेंस है। 9 में जो आप बता देंगे, 9C में फिर आपको उसका ब्रेकअप भी बताना होगा कि इसका ब्रेकअप क्या है और वो कैसे मैच हो रहा है। अगर रेट्स के अकॉर्डिंग वो मैच नहीं हो रहा होगा, इट मींस आपने फिर से 9 गलत कर दी है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम हमारा ये हो गया। फर्स्ट कॉलम में जो है वो सारा टोटल आएगा आपका जो भी आपने सेल करी है। सेकंड कॉलम जो है सारा डिडक्शन है। ठीक है, डिडक्शन कैसे हो गई? सपोज क्रेडिट नोट इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन B2E। अगर आपने कोई भी क्रेडिट नोट बनाए हैं अपनी सेल के अगेंस्ट पूरे साल के अंदर, तो क्रेडिट नोट क्या करते हैं, वो आपकी सेल को कम कर देते हैं। तो वो क्रेडिट नोट जो है वो आपको यहाँ पे बता देने। ठीक है, फिर है डेबिट नोट्स इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन B2E। अगर आपने कोई डेबिट नोट्स बनाए हैं, ठीक है, तो वो डेबिट नोट्स आपने यहाँ पे बता देने। डेबिट नोट्स का मतलब ये होता है कि हम लोग जब कभी सेल का जो बिल होता है अगर उसमें कम बना दिया है, हम लोग जब दूसरा बिल बनाते हैं तो वो सेल का बिल नहीं बनाते हैं, हम लोग डेबिट नोट बना देते हैं। तो अगर कोई ऐसी प्रैक्टिस कर रहा है या फिर कोई भी जो फर्म ऐसी प्रैक्टिस कर रही है तो उसको वो चीजें यहाँ पे बतानी पड़ेगी। ठीक है, इससे जो है फिगर जो है वो माइनस हो जाती है, इससे जो है वो प्लस हो जाएगी। ठीक है, फिर है सप्लाई टैक्स डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट। अगर आपने अमेंडमेंट में कुछ भी करा है और उसमें अगर आपकी सप्लाईज, आपकी सेल जो है वो बढ़ गई है, तो वो अमेंडमेंट वाली वैल्यूज भी जो है वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, अमेंडमेंट वाली वैल्यूज देखिए बेसिकली क्या होती है कि आपको पोर्टल से तो पता चल जाएगी, लेकिन अगर आप अपनी बुक्स को देखेंगे तो बुक्स में आपको वो अमेंडमेंट जो है, अगर आपने एंट्रीज पास कर रखी हैं तब तो शायद आपको क्लियर हो जाए। लेकिन कई लोग होते हैं वो कहते हैं ओके नहीं, हम लोग बिल को ही चेंज कर देते हैं, पुराने महीने का बिल था कोई ना, हम इसको ही चेंज कर देते हैं। तो वो ऐसी कोई जनरल एंट्री या फिर कोई भी जैसे ट्रांजेक्शन एंट्री जो वो अलग से नहीं पास करते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने बिल को ही चेंज कर देते हैं। तो जब वो अमेंडमेंट पोर्टल पे कर देते हैं तो वो अलग से दिखाई देती है, लेकिन जब वो बिल अपनी बुक्स में देखेंगे तो वो आपको सेम उसी में वैसे ही दिखाई देगा। ठीक है, इसी तरह है सप्लाई टैक्स रिड्यूस थ्रू अमेंडमेंट। अगर आपने अमेंडमेंट करके अपनी सेल को घटाया है तो वो आपने यहाँ पे बता देना है। देखिए यहाँ पे कुछ सेल हमने यहाँ पे घटा रखी है। देखिए जो वो सेल हमने यहाँ पे घटाई हुई है, ये सेल अमेंडमेंट के थ्रू जो घटाई है हमने, तो इससे क्या हो रहा है, हमारी सेल जो है, ये जो हमारा सेल का जो टैक्स है जो वो हमारा कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर हम चेक करें, यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू जो है वो हमने नहीं दिखाई है, लेकिन यहाँ पे हमने टैक्स दिखा दी है। विकास नहीं है। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू एक्चुअली में वो श्योर नहीं थे जिन्होंने भरी है, तो उन्होंने क्या करा है, उन्होंने एटलीस्ट टैक्स की वैल्यू को तो कम कर ही दिया। जो भी डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट को तो टैक्स ही चाहिए ना। टैक्सेबल वैल्यू में चलो एक आधा फर्क आ जाए तो वो अपडेट हो सकती है बाद में, लेकिन अगर टैक्स ही कम या ज्यादा भर दिया है तो उसमें डिपार्टमेंट को दिक्कत हो जाती है। वो कहते हैं कि नहीं आप बिल्कुल सही रिटर्न भर के लो। ठीक है, तो फिर है सब टोटल हो जाएगा। सब टोटल इस वाले का हो गया जो माइनस वाले थे। ठीक है, तो माइनस वालों का सब टोटल हमारा ये आ गया 8431 यहाँ पे, और प्लस वालों का टोटल जो है वो हमारा ये आ गया। अगर हम नेट इसको करेंगे, यानी कि सप्लाईज एंड एडवांसेज ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड, तो यहाँ पे नेट जो वैल्यू आ रही है
वो इसके अंदर जो है उसको कम कर देगी। यहाँ पे देखिए 12,94,000 है, तो अगर हम इसमें से 8,000 घटा दें तो यहाँ पे 12,85,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस में से जब माइनस हम घटा देंगे तो आपके पास ये नेट वैल्यू आ जाएगी। ये है हमारा फोर्थ कॉलम। ठीक है, ये 9th का हमारा फोर्थ कॉलम है। ठीक है, जहां पे अपने सेल्स का रिकॉर्ड बताना है सारा। ठीक है, अब हम 9 पे दोबारा आ जाते हैं नेक्स्ट कॉलम में। ये है 5th कॉलम। यहाँ पे डिटेल्स ऑफ आउटपुट सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज नॉट पेबल, यानी कि वो वाली सप्लाईज जो आपने ड्यूरिंग द ईयर में करी है, जो आपने सेल करी है ड्यूरिंग द ईयर के अंदर, लेकिन आपने टैक्स नहीं पे करा इसके ऊपर, तो वो आपने यहाँ पे बताना है। यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो अगर आप यहाँ पे चेक करें, जितने भी यहाँ पे जो कॉलम्स आ रहे हैं वो सारे जो हैं आपके सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू वाले आ रहे हैं। यहाँ पे टैक्स वाले कॉलम जो है वो सारे हाइड हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आगे बता देता हूँ। देखिए, फर्स्ट है जीरो रेटेड सप्लाई। अगर आपने एक्सपोर्ट करा है तो आप वैल्यू पे यहाँ पर बता दीजिए। देखिए, एक्सपोर्ट हमने पिछली बारी में भी बताया था, फोर्थ वाले में भी बताया था, तो यहाँ पे भी अगर आप बता देंगे तो उसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, उसके अंदर अपने टैक्स वाला जो एक्सपोर्ट है वो बताना है। इसके अंदर जो है आपने एक्सपोर्ट वो बताना है जिसमें आपने टैक्स नहीं पे करा। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब ही एक्सपोर्ट होता है। अगर आपने कोई भी एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स दिया है तो वो अपने फोर्थ कॉलम में बताना है, लेकिन अगर आपने एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स नहीं दिया है तो वो अपने 5th कॉलम में बताना है। ठीक है, फिर सप्लाईज टू एसईजी विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। सेम डिपार्टमेंट वाला भी आ गया, जैसे कोई गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट है जिन पर टैक्स आपने नहीं दिया है तो वो आपने यहाँ बता देना है। फिर सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय द रिसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। ऐसी सप्लाईज जिसमें आपने टैक्स नहीं पे करा है, लेकिन आपने जिसको सेल करी है, जिसको सर्विस दी है, वो पार्टी जो है वो टैक्स पे करेगी। ठीक है, ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट वाले केस में आ जाते हैं। ट्रांसपोर्ट वाले क्या करते हैं, जब अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके अंदर वैल्यू तो दिखा देते हैं कि हमने इस पार्टी को हमने सर्विस दी है, लेकिन वो टैक्स नहीं पे करते। ठीक है ना, तो वो वाली जो सप्लाईज होती है वो यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, फिर सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर एज पर सेक्शन 95 सप्लायर टू बी रिपोर्ट। अगर वो वाली सप्लाईज, वो वाली ई कॉमर्स सेल जहां पे आप ई कॉमर्स का जो प्लेटफॉर्म है यूज करते हैं और सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, तो लेकिन जब आपके पास पैसा आता है वो पैसे में आपके पास जीएसटी वाला पैसा इंक्लूड होके नहीं आता है, आपके पास विदाउट जीएसटी वाला जो पैसा है वो आता है। ठीक है, आपने अगर सपोज 1 लाख रुपए की सेल करी किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से या फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो आपने उसके ऊपर 18% टैक्स तो लगाया ही होगा ना। 18% के हिसाब से अगर मान ले तो 18,000 रुपए टैक्स तो आपने लगाया होगा। तो जब आप फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल कर रहे हैं तो आपके पास जो इनवॉइस बनेगा वो बनेगा 1 लाख प्लस 18,000 टैक्स, यानी कि 1,18,000 रुपए। तो जब वो बिक जाएगा तो आपके पास पैसा भी जो है वो 1,18,000 ही आना चाहिए। लेकिन अगर उसने कोई कमीशन काटनी है फ्लिपकार्ट वालों ने तो 1,000 रुपए की या 2,000 की चलो वो कम कर देते हैं, तब भी आपके पास 1,16,000 रुपए तो आने ही चाहिए ना। तो उस केस में क्या होता है, कभी कभी कुछ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो जीएसटी का पैसा भी रख लेते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी अगर आप सेल कर रहे हैं तो उसकी सेल आपने टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे बता देंगे। टैक्स की जो डिटेल है वो बताएगा। ठीक है, फिर एग्जेम्प्टेड वाली, एग्जेम्प्टेड नील रेटेड नॉन जीएसटी, ये मैंने आपको बता ही रखा है। जो एग्जेम्प्टेड नील रेटेड नॉन जीएसटी सप्लाईज होती है उन पे तो टैक्स वैसे ही नहीं लगता है। अगर आपने उनमें से भी कोई अगर उसके अंदर सप्लाई ली है या फिर उनमें से भी कोई आपने सप्लाई करी है तो वो आपने यहाँ पे बता दें। ठीक है, यहाँ पे देखिए नॉन जीएसटी सप्लाई जो है हमने यहाँ पे बता रखी है 7,81,000 रुपए की। ये बेसिकली क्या है कि लास्ट टाइम यहाँ पे जब कुछ भी हमारा मटेरियल डिस्ट्रॉय हुआ था या फिर जो भी हमारा स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ था, वो स्टॉक जब डिस्ट्रॉय होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि जो भी आपका वैल्यू होती है स्टॉक की, ठीक है ना, वो स्टॉक की वैल्यू जो है वो यहाँ पे हमने दिखा रखी है कि इतना कम हो गई। आपकी जो सेल की जो वैल्यू थी वो आपकी इतनी कम हो गई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एडवांस पॉइंट है, तो मैं भी इस पे बाद में ही आऊंगा। लेकिन अगर आपको नॉन सिंप्लीफाइड अगर नॉन जीएसटी सप्लाई अपने करिए तो आप यहाँ पे फिगर बता सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा प्लस वाला सेक्शन जहाँ पे वो वाली सेल्स जो आप विदाउट टैक्स के अकॉर्डिंग करते, विदाउट टैक्स दिए करते हैं। ठीक है, अब ये है सेकंड कॉलम एच से जो शुरू हो जाता है, ये जहाँ पे आपने टैक्सेबल सेल करी है लेकिन आपने क्रेडिट नोट्स भी काटे हुए हैं, तो सब सेल को कम कर रहे हैं, अमेंडमेंट कर रहे हैं। सेम इसमें वो ये क्रेडिट नोट्स अगर आपने बनाए हैं इनके इन्हीं सप्लाईज के केस वो आपने यहाँ बता देना है। अगर आपने डेबिट नोट बनाए हैं वो आपने यहाँ बता देना है। अगर आपने अमेंडमेंट्स करी है, प्लस में करी है चाहे माइनस में करी है, वो आपने यहाँ पे बता देनी है।
ठीक है, और फिर ये हो जाएगा टोटल इनका। अगर आपने कोई भी अमेंडमेंट या कोई भी डेबिट नोट क्रेडिट नोट नहीं बनाया है, तो आपका टर्नओवर जो है एम कॉलम में जो है वो है टर्नओवर ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड, टैक्स इज नॉट टू बी पेड। ठीक है, तो वो है जी प्लस एल, यानी कि ये जी हो गया और प्लस एल का टोटल ये हो गया, यानी कि ये प्लस है ये माइनस है, तो अगर आप टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये टोटल जो है आपका टोटल टर्नओवर में जो है वो भी इंक्लूड हो रहा है, ये टोटल टर्नओवर में भी इंक्लूड हो रहा है। मैं एक बार दोबारा देखा, देखिए यहाँ पे 2,08,00,000 आ रहा है। अगर हम 1 में देखें तो यहाँ पे 2,03,00,000 आ रहा है। ठीक है, अगर हम लोग ये चलो माइनस भी कर देते हैं तो 2,03,00,000 आ रहा है यहाँ। ठीक है ना, तो इसमें 2,03,00,000 के अंदर जो है, मैं यहाँ पे फिगर लिख लेता हूँ, 203 हो गया, बहुत तक हो गया, चले जाओ। 855.7। ठीक है, और हम फिफ्थ कॉलम में आते हैं। फिफ्थ कॉलम में आ रहा है 20898। अगर हम इसमें से ये माइनस करें 20898,593, ठीक है, ये राउंड फिगर में, तो ये आ जाता है 531,737। ठीक है, लेकिन अगर आप चेक करें यहाँ पे ये है 781,057, तो ये इन्होंने ऐसा क्या चीज इन्होंने डिडक्ट करी है जो इसके साथ मैच नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डबल चेक कर लेना है कि कोई भी फिगर जो आप यहाँ पे दिखा रहे हैं, जो भर रहे हैं, वो प्रॉपरली मैच है भी या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गलती कर दी है आपने। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप इसमें से इसको घटाएं 7,81,000 को, जो यहाँ पे ऊपर आ रहा था, तो यहाँ पे फिगर आ रही है 249,319। ठीक है ना, तो 249,349 ये क्या चीज है। अगर हम फिर से फोर्थ कॉलम में जाएं, अगर तो फोर्थ कॉलम में हम देखेंगे रिवर्स चार्ज। अगर आप देखें 249,319, तो यहाँ पे जो रिवर्स चार्ज है वो इसके अंदर आ रहा है। रिवर्स चार्ज जो है, रिवर्स चार्ज आपकी सेल नहीं है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। रिवर्स चार्ज जो है वो आपकी सेल नहीं है, वो बेसिकली क्या है कि आपने जो सर्विसेज किसी से ली थी, बस उसके अगेंस्ट आपने सेल टैक्स तो भरा, टैक्स तो मतलब जीएसटी टैक्स तो भरा उसके अंदर, लेकिन आपने इनपुट भी ले लिया, तो इसलिए उसको कंसिडर नहीं किया जाता रिवर्स चार्ज को सेल के अंदर। तो ये टोटल आ रहा है आपका, इस टोटल में रिवर्स चार्ज का टोटल इंक्लूड होके आ रहा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में जो आपकी सेल होती है, अगर आप बुक्स में भी अगर आप चेक करेंगे, वहां पे रिवर्स चार्ज की अगर आप जो सेल दिखाते हैं, तो अगर आप सेल दिखाते हैं तो दूसरी तरफ परचेज भी तो दिखा देते हैं ना। जब आप इनपुट पे करते हैं तो साथ में इनपुट ले भी तो लेते हैं ना, तो इसलिए इसको जो है वो काउंट नहीं करते हैं आपकी सेल के अंदर, टर्नओवर के अंदर, क्योंकि अगर आप आपने टैक्स यहाँ पे दिखा रखा है तो ये आपने पक्का इनपुट लिया भी होगा। ठीक है, अगर नहीं लिया होगा तो उसमें फिर आपकी ही गलती है। ठीक है, ये था फिफ्थ कॉलम जो हमारा यहाँ पे टोटल मैच हो गया 208 वाला। टैक्स हमारे सेम ही, क्योंकि टैक्स का तो कॉलम हमारा था ही नहीं इसके अंदर। ऑटो जनरेटेड रहते हैं या वी कैन एडिट? नहीं, ये देखिए, अगर हम 9 पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटो जनरेटेड ही होती है बनाई। ठीक है ना, फिगर्स ऑटोमेटिकली उसके अंदर ऑटो फिल आई होंगी। अगर आपको कोई समरी पहले से ही पढ़नी है तो आप इसको भी आप क्लिक कर सकते हैं, समरी में आपको सारी समरी पहले से ही मिल जाएगी उसके अंदर। ठीक है, लेकिन आपको अपनी बुक्स को जो है वो इसके अकॉर्डिंग चेक करना है कि आपने टोटल पोर्टल के ऊपर सारे साल के अंदर जो चीजें दिखाई हैं वो ऐसे दिखा रखी है, तो आपने क्या बुक्स में भी ऐसी दिखा रखी है या फिर बुक्स में कहीं गलती कर दी है। ठीक है, तो ये 9 जो है जब भरने लगे तो उसको डबल चेक कर लेना। 9 में जो फिगर्स है वो हम लोग एडिट कर सकते हैं ना? हाँ, 9 में जो फिगर्स है वो आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो एडिट जब आप करेंगे, लेकिन तो आखिरी में फिर टैक्स की अगर लायबिलिटी निकल रही है तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, अगर टैक्स की लायबिलिटी नहीं निकल रही है तब आपको इनपुट लेना पड़ेगा। उसके लिए रिटर्न्स में जाके अमेंड नहीं कर सकते ना? रिटर्न्स में जाके नहीं, amendment रिटर्न्स करना में जाके नहीं कर सकते, रिटर्न्स में जाके नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप हर महीने रिकंसिलेशन करते रहेंगे या हर 2 या 3 महीने बाद एटलीस्ट क्वार्टरली तो रिकंसिलेशन कर ही लीजिए। तो अगर उसमें रिकंसिलेशन हम कर लेते हैं, कोई भी अगर आपकी गलती हो रही है तो वो आप उसको एडिट कर सकते हैं अगले महीने में। ठीक है ना, उसको फिक्स कर सकते हैं उसको अगले महीने में। लेकिन अगर आप उसको नहीं करेंगे तो वो आपके लिए आगे जो है
वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी उसमें, ठीक है। फिर है आपका 6th कॉलम, ये है डिटेल्स ऑफ आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना। ये डिटेल्स ऑफ आईटीसी जो है आपने जो अवेल करा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ये वो वाले कॉलम है। इस कॉलम में बताने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये सिंप्लीफाइड वे, अगर मैं वे में बोलूं, ये वो परचेज की फिगर्स हैं जिस परचेज के ऊपर आपको टैक्स मिला है, चाहे वो आईजीएसटी मिला है, चाहे वो सीजीएसटी मिला है, चाहे वो एचजीएसटी मिला है। तो ये वो परचेज की फिगर्स हैं या वो एक्सपेंसेस की फिगर है या फिर कोई भी एसेट्स वाली जो आप काउंट करते हैं वो वाली फिगर्स है जिनके ऊपर आपको ये टैक्स रिसीव्ड हुआ, ठीक है। अगर मैं सिंप्लीफाइड में बोलूं कि हमें आईटीसी कहां से मिलता है, तो मैं यहां बता देता हूं। आपको आईटीसी जो है वो कई जगहों से मिलता है। अगर आप चेक करें, B2B का आपको मिल जाएगा, B2C में चलो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, इंपोर्ट में आपको आईटीसी मिल जाएगा, एडवांस वाला अगर है तो वो आईटीसी आपको मिल जाता है, ई कॉमर्स वाला जो है वो आपको आईटीसी मिल जाता है। लेकिन आपका आईटीसी जो है वो कहीं चीजों में बाइफिकेट हुआ होता है। वो बाइफिकेट कैसे हो सकता है कि सपोज कि आपने कोई भी परचेज करी है, वो तो आपको अगर जैसे कि आप प्रॉफिट एंड लॉस जानते हैं तो वो तो आपको चलो प्रॉफिट एंड लॉस के ट्रेडिंग अकाउंट में दिख जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने कोई खर्चा किया है, ठीक है, तो खर्चे में क्या होता है कि खर्चा जो वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखेगा या कुछ पार्ट जो है वो आपको दिख जाएगा, लेकिन बाकी का जो है आपको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाई देगा। तो आपको अपना जो इनपुट है उस इनपुट का आपको ब्रेकअप बनाना है, ठीक है। मैं इनपुट का ब्रेकअप कैसे बनाऊंगा, सपोज अगर आप परचेज करते हैं तो आपको अब भी आईटीसी मिलेगा, वो आपको P&L में दिख जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई सर्विस अवेल करते हैं या फिर कोई भी एक्सपेंसेस करते हैं या कुछ भी करते हैं वो भी आपको P&L के अंदर दिख जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर दिख जाएगा। लेकिन कुछ चीजें आप ऐसी परचेज करते हैं जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाई देती है, वो आपको एसेट्स वाले यानी कि बैलेंस शीट वाले जो कॉलम है उसमें दिखाई देती है। लेकिन आप आईटीसी फिर भी अवेल करते हैं, ठीक है ना, आप आईटीसी फिर भी अवेल करते हैं उसमें। तो वो आईटीसी जो है वो अवेल जो करते हैं वो बेसिकली क्या हो जाती है, एक तरह से कैपिटल परचेज है आपकी। लेकिन आपको आईटीसी आपने अवेल कर लिया, लेकिन आईटीसी का बाइफिकेशन आपको 9 के अंदर देना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो वो बाइफिकेशन कैसे देना है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए ये टोटल, कैपिटल एसेट पे, हाँ जी, कैपिटल एसेट पर आईटीसी ले सकते हैं क्या? हाँ आईटीसी ले सकते हैं। तो वो अपने बाइफिकेट कैसे करना है, ये कैसे बताना है अपने आईटीसी को। पहले तो आप रिकंसाइल कर लेंगे, अगर मैच हो रहा है तो ठीक है, उसके बाद बाइफिकेशन बना लेंगे। बाइफिकेशन आपने जो बनानी है वो है, सपोज इनवर्ड सप्लाईज अदर देन इंपोर्ट एंड इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज बट इंक्लूड सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम एसईसी। कोई भी ऐसी परचेज, कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस या कोई भी आपने जो एसेट्स खरीदे हैं ऐसे वाले जिसके अंदर इंपोर्ट इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना, रिवर्स चार्ज इंक्लूड नहीं है या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड वाले प्रोजेक्ट जो है वो इंक्लूड नहीं है, कोई भी ऐसी परचेज, तो आपने उसको यहाँ बता देना है। लेकिन आपने उसको बताना कैसे है, आपने उसको 3 हिस्सों में बताना है, ठीक है। अगर सारा का सारा परचेज है तो फिर तो आप इनपुट में दिखा देंगे, लेकिन अगर उसमें से कोई कैपिटल गुड्स भी है यानी कि एसेट्स की परचेज भी हुई है तो वो आपने यहाँ बतानी है, ठीक है। और आपने कोई सर्विसेज ली है अगर तो वो आपने यहाँ बतानी है, ठीक है। ये तीनों को आपने बाइफिकेट करके ऐसे यहाँ पे बतानी है। तो आपको इनपुट भी जो आपको ऐसे ही बाइफिकेट करना पड़ेगा। फिर है इनवर्ड सप्लाई रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन liable to reverse charge other than fee on which tax is paid and ITC availed। यानी कि कोई भी ऐसा रिवर्स चार्ज जिसपे आपने आईटीसी लिया है तो वो आपने यहाँ बता देना। तो अगर हम रिवर्स चार्ज के ऊपर हम जब आईटीसी लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि इनपुट तो बेसिकली बहुत कम ही आता है, परचेज वाला इनपुट तो बहुत कम ही आता है, ऐसा कोई इनपुट आता नहीं है उसमें। और कैपिटल गुड्स वाला जो रिवर्स चार्ज है वो भी बहुत कम ही आता है, सिर्फ 10% वाले केसेस में होता है। लेकिन सर्विसेज वाला जो इनपुट होता है वो हम लोग रिवर्स चार्ज में हमेशा लेते हैं। तो अगर इन दोनों कॉलम से रिलेटेड भी अगर आपका इनपुट है रिवर्स चार्ज वाले केस में तब तो आपने यहाँ दिखा देना है, अदरवाइज आप सर्विसेज में दिखा देंगे, तब आप इसको सर्विसेज में दिखा देंगे, ठीक है। इसके बाद है इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू रिवर्स चार्ज। अगर आपके पास सप्लाई ऐसी आई है रजिस्टर्ड पर्सन से लायबल टू रिवर्स चार्ज है ऑन विच टैक्स इज पेड एंड आईटीसी अवेल्ड। आपने कोई भी सप्लाई आपके पास रिसीव हुई है किसी रजिस्टर्ड पर्सन से, लेकिन रिवर्स चार्ज जो है वो आपका जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो पे करने वाला है, तो वो वाली जो है टैक्स जो है वो आपको यहाँ बताना है। इसमें देखिए इसमें और इसमें दोनों में फर्क है। यहाँ पे देखिए अनरजिस्टर्ड पर्सन है
यहाँ पे जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन है। तो है दोनों ही रिवर्स चार्ज, लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया था कि कुछ पर्सन जो होते हैं वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं ट्रांसपोर्ट वाले, लेकिन वो टैक्स नहीं भरते हैं। तो वो रिवर्स चार्ज के अगेंस्ट आपने कोई इनपुट लिया है तो वो आपने यहाँ बताना है, और अगर अनरजिस्टर्ड के अगेंस्ट लिया है तो वो आपने यहाँ बताना है। दोनों में सिमिलरिटी सिर्फ ये है, ये अनरजिस्टर्ड है और ये रजिस्टर्ड है, और है मगर दोनों रिवर्स चार्ज है। ठीक है। फिर है इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। अगर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स पे आपको मिला है तो वो आपने यहाँ बता देना है। ठीक है। फिर इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज पे मिला है तो आपने यहाँ बता देना है। इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव फ्रॉम आईएसडी, जैसे कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से भी मैंने आपको बताया था कि हम लोग इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं या फिर हम आपस में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो आपने यहाँ पे बता देना है। फिर अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम अदर देन बी अबव एंड अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अगर आपने कोई आईटीसी रिक्लेम करा है, जैसे कि आपने कोई आईटीसी पहले ब्लॉक कर दिया था या फिर छोड़ दिया था, फिर आपने उसको अगेंस्ट रिक्लेम करा है, तो वो अगर कोई चीज है तो वो आपने यहाँ बता देनी है इसमें। ठीक है। ये आपका टोटल हो जाएगा। फिर टोटल में डिफरेंस आपका आ जाएगा। डिफरेंस जो है बेसिकली कोई भी ऐसे डिफरेंस जो आपको लग रहा है कि इससे रिलेटेड जो है उसमें मतलब जो आपको डिडक्ट होना है या एड ऑन होना है, वो आपने यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ रिवर्स चार्ज बता रखा था, तो 6,15,000 में जब हमने इसको रिवर्स चार्ज को प्लस किया तो आप देखेंगे 16,27,000 होगा। ठीक है। तो डिफरेंस अगर कोई आ रहा है तो वो 0 हो जाएगा, कोई नहीं है अगर तो। ठीक है। फिर है ट्रांजिशन क्रेडिट थ्रू ट्रैन 1। देखिए ट्रैन 1 ट्रैन 2 था, ये बहुत पहले यूज होता था सर्विस टैक्स के टाइम में, तो ये तो अब बेसिकली ब्लॉक ही हो चुका है और इसका भी यूज होता भी नहीं है, तो इसका कोई जरूरत नहीं है। फिर एनी अदर आईटीसी बिल्ड बट नॉट स्पेसिफाइड है, अगर कोई ऐसा आईटीसी है ऊपर से जो ऊपर वाले कॉलम से रिलेटेड नहीं है तो वो आपने यहाँ पे बता देना है। ठीक है। फिर टोटल हो जाएगा आपका, और फिर है टोटल आईटीसी अवेल्ड। अगर कोई भी प्लस माइनस हो रहा है तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये था आपका आईटीसी अवेल्ड वाला कॉलम। आगे जो है मैं अभी इस क्लास में नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा, तो अगर कोई भी किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सर अगर 2 करोड़ से कम हो टर्नओवर तब भी 9 भरनी पड़ेगी? नहीं नहीं, तब 9 नहीं भरनी पड़ेगी। अगर 2 करोड़ से कम है तब 9 नहीं भरनी पड़ेगी। आईटीसी रिटर्न मिला है वो कैसे पता चलेगा? आईटीसी, देखिए आईटीसी जो ये वाला था 8A डॉक्यूमेंट वाला, आप इसको पहले क्लिक करके चेक कर लीजिएगा ना, उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी ना, कि अगर कोई आपका रिटर्न हुआ है, कोई भी आपको प्लस में मिला है। देखिए B2B हो गया, जैसे ये B2BA हो गया आपका, कोई भी जैसे अगर रिवर्स चार्ज वाला अगर आपको मिला है तो वो यहाँ आ जाएगा। अगर क्रेडिट नोट्स आपके अगेंस्ट आए हैं परचेज वाले, वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। तो इससे आप जो चीजें अपनी परचेज वाली जो है या परचेज रिटर्न वाली जो है, आप पहले इसको रिकंसाइल कर लीजिएगा, टैली कर लीजिएगा इसको। अगर आपको लगता है कि ये रिपोर्ट और आपकी बुक्स की रिपोर्ट मैच हो रही है तभी आप 9 भरिएगा, अदरवाइज पहले अपनी बुक्स को ठीक कर लीजिएगा। ठीक है। सर आईटीसी चेक हो जाएगा अपने आप? हाँ चेक हो जाएगा। अगर जिनके पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं तो 9 का जो है वो 9 का जो भी एक्सेल वाली जो फाइल है आप उसको अपलोड कर दीजिए उसके अंदर, या जेसन में कन्वर्ट कर दीजिए उसको पहले, तो वो आपका पोर्टल पे ही आपके जो अकाउंटिंग बुक्स है उसके अंदर ही वो सारा का सारा मैच हो जाएगा। अपने आप सेट हो जाता है वो उसमें आईटीसी? हाँ हाँ, उसमें मैच हो जाएगा, और अगर कोई भी रह जाएगा अगर तो वो आपको बता देगा डिफरेंस। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ सर, मैच नहीं बोल रहे, सेट हो जाता है अपने आप, आईटीसी सेट हो जाता है तो इसमें? सेट मीन्स में समझा नहीं, मतलब क्या आप कहना क्या पूछना चाह रहे हैं? GSTR 1 हमने पे कर दिया, GSTR 2 भी कर दिया, तो हमने GSTR 2 हम चेक करते हैं ना, तो हमारा जो आईटीसी मिलता है ना हमें, तो वो अपने आप सेट हो जाता है नेक्स्ट मंथ में, अपने आप करना पड़ता है? नहीं, वो तो अपने आप करना पड़ेगा। अब से जो है वो अब आपको अपने आप करना पड़ेगा। अगर आप उसको अपने आप नहीं करेंगे तो आपको यहाँ फिगर जो है वो अलग नजर आएंगी और बुक्स में आपको जो है फिगर अलग नजर आएंगे। वन क्वेश्चन लाइक कि जब ये पूरा अपलोड करने के बाद में इनपुट और आउटपुट के बाद में जो फाइनल रिटर्न का कैलकुलेशन होगा वो तो सिस्टम अपने आप ही बता देगा ना, दैट मच अमाउंट हैव टू पे और रिवर्ट बैक लेना होगा उसको, तो वो प्लस माइनस करके बता देगा ना? हाँ वो आपको बिल्कुल बता देगा वो, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि आपके सिस्टम में जो इनवॉइसेस एंटर्ड हुए हैं वो आपके जो इनवॉइस की वैल्यूज हैं जैसे, या फिर इनवॉइस के नंबर्स जैसे जो होते हैं वो एग्जैक्टली मैच हुए हो, या फिर एटलीस्ट कम से कम कुछ तो मैच हुए हो, तभी वो बचा पाएगा, नहीं तो अदरवाइज वो कुछ चीजों को वो एरर में डाल देगा। ओके अगर बाय सपोज कि वो अगर मैच नहीं हो पा रहा है, मतलब कहीं कुछ है, मैं भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ, इन डेट केस मुझे उसको कैलकुलेट करके भरना पड़ेगा?
हाँ, फिर आपको भरना पड़ेगा, लेकिन पहले आप एरर रिपोर्ट जरूर जनरेट कर लीजिएगा, एरर रिपोर्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। देखिए Okay. कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज आपने अपनी बुक्स के अंदर जो बिल लिखा, वो लिखा, जो पोर्टल पे जो आपका बिल आया है वो है 1523, ठीक है, लेकिन हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, लास्ट का नंबर लिख देते हैं। ओके, नहीं, हम लोग जब चढ़ा रहे हैं तो 223 लिख देते हैं, या फिर हाँ। हम 523 लिख देते हैं, या फिर 1 आगे नहीं लिखते हैं, या कुछ हाँ। ऐसे। तो वो जब पोर्टल की जो फिगर है, जिस दिन फाइल आप जब डाउनलोड करेंगे और अपने अकाउंटिंग सिस्टम को उसमें डालेंगे, तो वो उसको एग्जैक्टली मैच नहीं कर पाता, तो वो एक एरर रिपोर्ट में उसको छोड़ देता है, या फिर डबल एंट्रीज दिखा देता है। Okay. ठीक है, तो वो उसके लिए मैच करने के लिए आपको सारी चीजें जो है एज इट इज पोर्टल के अकॉर्डिंग होगी तो जल्दी हो जाएंगी, वरना कुछ चीजें जो है वो आपको अपने अकॉर्डिंग मैच करनी पड़ेगी। Okay. ठीक है, Yeah. सर हाँ जी। कई बार ऐसा होता है कि हम फाइनल जब मार्च का रिटर्न सबमिट करते हैं उस टाइम पे हम कुछ बिल नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर करते हैं, यानी नेक्स्ट ईयर पे। जी जीएसटी कहता है कि कोई भी बिल अगर आपके पास है तो आप 6 मंथ तक उसका क्लेम कर सकते हैं। हाँ, तो उसमें आपको लेकिन रिजेक्ट करना पड़ेगा ना, या पेंडिंग में डालना पड़ेगा ना आपको आईटीसी। नहीं तो पेंडिंग में हम वहां पे दिखा देंगे, बट जब वो 9 फाइल करते हैं तो हमको ये बताना पड़ता है ना कि हमने कितने बिल नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर किए हैं, उसकी वैल्यू तो दिखानी हाँ, पड़ती वो दिखानी पड़ेगी आपको। अभी नेक्स्ट कॉलम आएगा अभी इसके अंदर, है। अच्छा, वो नेक्स्ट कॉलम जो है ये वाले, इसके अंदर आपको चीज दिखानी पड़ेगी कि आपने कितने बिल जो है वो प्रीवियस ईयर के लिए है, और कितने बिल जो है आपने नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड कर दिए। अच्छा। ठीक है, वो कॉलम्स अभी आगे आएंगे इसके अंदर। और यहाँ पे कॉलम नंबर 4 पे जो आईटीसी उसका रिवर्स चार्ज का कॉलम था, उस पे अगर हमने रिवर्स चार्ज आईटीसी ली हुई है बट आउटपुट पे हमने उतनी वैल्यू कम दिखाई है और उसका हमने टैक्स पे किया हुआ है। हाँ, तो उसमें आपने गलती कर रखी है ना, फिर आपको टैक्स की जो वैल्यू है वो ठीक करनी पड़ेगी ना अपनी। आपने नहीं तो आईटीसी ज्यादा ले लिया है लेकिन आउटपुट टैक्स जो है वो कम पे करा है, आप ये कहना चाह रहे हैं ना। हमने जो रिवर्स चार्ज का, जैसे कि आपका 77 रुपीज 05 आ रहा है रिवर्स चार्ज की वैल्यू। जी अब रिवर्स चार्ज की वैल्यू तो हमने आईटीसी पे उसको एक्सेप्ट कर लिया आईएमएस के द्वारा, बट हमारा जो आउटपुट टैक्स था उसमें हमने इतनी वैल्यू घटा के और रिटर्न फाइल किया है, और ये वैल्यू हमारी जो है वो टैक्स के रूप में बन गई, क्योंकि हमारी रिवर्स चार्ज में तो हमारी लाइबिलिटी बनती है टैक्स पे करने की, हमने टैक्स पे कर दिया। तो नहीं, तो वो तो आपको अमेंड करना पड़ेगा। उसको तो हम बुक्स में ठीक करेंगे, अपना आउटपुट बढ़ा लेंगे टैक्स, जी क्योंकि हमारा आउटपुट रिवर्स चार्ज में हमारा पड़ रहा है, हम आउटपुट पे एंट्री पास करके हम बढ़ा लेंगे। जी जी, तो उसको यहाँ दिखाना पड़ेगा। हाँ, उसको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे आपको, क्योंकि रिवर्स चार्ज काउंट ही तभी होगा जब आपने उसको कैश या फिर बैंक के थ्रू पे कर रखा है। अगर आपने आईटीसी से उसको एडजस्ट कर रखा है तो वो रिवर्स चार्ज काउंट नहीं होगा। आईटीसी से एडजस्ट नहीं किया है उसको, हमने बैंक मतलब कैश लेजर के थ्रू पे किया है। हाँ, तो लेकिन कॉलम में आपने नहीं दिखाया ना उसको। हाँ, कॉलम पे नहीं दिखाया, हाँ, आउटपुट तो हमारा पूरा मंथ का उसमें हमने नहीं दिखाया। हाँ, तो उस केस में आपका जो है वो 9 यही कहती है कि अगर आपने रिवर्स चार्ज पे कर दिया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो रिवर्स चार्ज की वैल्यू यहाँ पे इंक्लूड कर दिया आपने ऊपर वाले में, ठीक है ना, यहाँ पे इंक्लूड कर दी ना, लेकिन यहाँ नहीं दिखाई है। जब आपने 1 भरी है, जैसे GSTR 1 भरी है जब आपने। एक मिनट सर, एक मिनट, यहाँ पे नहीं, वापस जाइए, स्क्रीन बैक कर। जो 77 रुपीज है, मान लीजिए कि ये जो 12,91,750 वैल्यू आ रही है, इस पे 77 रुपए 5 पैसे इस पे माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगी हमने ये B2B पे दिखाया है, मतलब टोटल ईयरली। आपने पहले इसके अंदर इंक्लूड कर रखी थी या एक्सक्लूड कर रखी थी? मैंने इंक्लूड नहीं की। आपने इंक्लूड नहीं करी ना, तो यानी कि इसके अंदर तो रिवर्स चार्ज है ही नहीं। जी हाँ, ठीक है, और आपने अलग से भी नहीं दिखाया रिवर्स चार्ज। हाँ, रिवर्स चार्ज अलग से दिखाया नहीं है, बट हमने पोर्टल में हमने पे किया हुआ है उतना टैक्स। ऐसे कैसे? सर आपकी liability अगर आईएमएस में हमने उस बिल को एक्सेप्ट किया, जब एक्सेप्ट किया हमारा, हमने एंट्री पास की हमने, तो उतनी हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई उतने रुपए से, 77 रुपीज से। अब जब 70, हाँ टैक्स तो आपने पे ही नहीं करा ना, आप कह रहे हैं।
पोर्टल पे हमने कैश लेजर से उतना रिवर्स चार्ज की जो वैल्यू थी उतना हमने कैश लेजर से पे किया हुआ है, बट हमने जो फिगर दिखाया है वो रिवर्स चार्ज की वैल्यू से उतना कम दिखाया है जितना कि रिवर्स चार्ज की वैल्यू थी। यानी कि कहना चाहिए कि वही तो मैं कह रहा अगर हूँ ना, उसमें गलती कर दी है ना, वो तो आपको अमेंडमेंट करनी पड़ेगी ना फिर आपको। रिवर्स चार्ज की वैल्यू जो थी 77.05 पैसे थे, अब ये पैसे जो थे तो हमारे आउटपुट टैक्स हमारा बढ़ जाना चाहिए, यानी कि जो 750 रुपए है उसमें 77 रुपीज ऐड होना चाहिए, तो हम वहां पे दिखाएंगे पूरा लाइबिलिटी। बट हमने वहां पे 750 रुपए दिखाया अपने आउटपुट टैक्स में जो हमने रिटर्न R1 फाइल किया था। आपने दोनों कॉलम यूज करे थे या नहीं करे थे? जैसे कि ये फर्स्ट कॉलम होता है और ये जी सेकंड कॉलम होता है रिवर्स चार्ज वाला, तो आपने ये दोनों यूज करे थे या नहीं करे थे? ये थे अरे जीएसटीआर 1 है, जी। जीएसटीआर 1 में यहाँ पे फर्स्ट कॉलम जो होता है, जो सप्लाईज वाला होता है, P2B वाला होता है, जी P2B वाला जो होता है, जी हाँ ठीक है ना, और यहाँ पे एक आता है अनरजिस्टर्ड वाला, जी हाँ। रिवर्स चार्ज वाला जो आता है इसके अंदर। तो आपने दोनों ये कॉलम यूज करे थे या नहीं करे थे? मैं यही कह रहा हूँ। आउटपुट वाले में जो रिवर्स चार्ज का कॉलम है उसको हमने वो वैल्यू फिगर नहीं दिखाया है हाँ तो R1 फिर में। गलत है ना सर, फिर गलत है वो, फिर गलत है, आपको अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। मैं वही तो कह रहा हूँ शुरू से, आपको अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा आप चाहे कैश से पे करें चाहे बैंक से पे करें, आपको अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। कोई नहीं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, क्योंकि अब जब भी क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमारा 9 जो कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं चाहूंगा कि एक बार सारे एक बार देख ले। 9 की अगर यूटिलिटी आपको चाहिए होगी तो आप डाउनलोड में जाएंगे ना ऑफलाइन टूल के अंदर, तो आपको जीएसटीआर 9A की ऑफलाइन टूल की यूटिलिटी मिल जाएगी। इसमें आपको एक्सेल फाइल भी मिल जाएगी आपको। तो अगर जिन्होंने प्रैक्टिस करनी है, कुछ भी अगर समझना है, तो इसको डाउनलोड करके भी वो उसको समझ सकते हैं। अब मुझे क्लास क्लोज करनी पड़ेगी, ठीक है। आशा करता हूँ आज का जो भी पढ़ाया है वो सबको समझ में आया हो। ठीक है, ओके एवरीवन, गुड नाइट।